हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ऐसा तजू अपने मास्टर जूजियान से उस लिस्ट को लेने के लिए उन्हें दोनों मुकाबलों में हरा चुके थे, पर फिर भी मास्टर जूजियान तजू को वो लिस्ट देने से डर रहे थे, क्योंकि मास्टर जूजियान को डर था कि कहीं ऐसा तजू भी उसी गलती को ना दोहरा दे जो कि आज से 10 लाख साल पहले मास्टर जूजियान ने दोहराई थी। इस बात का एहसास जैसे वहाँ पे ऐसा तजू को होता है तो वो पहली बार अपने इमोशंस को जाहिर करते हुए अपने मास्टर जूजियान से कहते हैं, मास्टर मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे ट्याल इंसेक्ट और आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ट्याल इंसेक्ट और आपकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा तजू की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि आज पहली बार मास्टर जूजियान को अपने डिसेबल के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, इसलिए मास्टर जूजियान भी ऐसा तजू के ऊपर यकीन दिखाते हुए उन्हें वो लिस्ट दे देते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पे सभी को अलविदा कहते हुए वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डार्क टेबल लॉर्ड की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके कुछ मैसेंजर्स आकर उसे खबर देते हुए कहते हैं, मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इमोर्टल जूजियान ने वो लिस्ट ज़ू यंग को दे दी है और ज़ू यंग ने भी बदले में उनसे वादा किया है कि ट्याल इंसेक्ट और इमोर्टल जूजियान की रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये बात जैसे वहाँ पे उस डार्क टेबल लॉर्ड को पता चलती है तो वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जूजियान ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस सब में ज़ू यंग को नहीं लाना चाहिए था। क्या तुम भूल गए हो पिछली बार तुम्हें ज़ू यंग को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी चुकानी पड़ी थी, लेकिन अब क्योंकि तुम ज़ू यंग को वो लिस्ट थमा ही चुके हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। इस खेल को मैं और भी ज्यादा मजेदार बनाऊंगा। तुमने भले ही ज़ू यंग को बीच में लाकर खुद को बचा लिया है, लेकिन इस सब में बेचारा तुम्हारा प्यारा डिसेबल ज़ू यंग बिल्कुल भी नहीं बचने वाला और ये मेरा तुमसे वादा है। ये कहते कहते हम देखते हैं कि डार्क टेबल लॉर्ड को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करते हुए अपने सभी मैसेंजर्स को वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म कर देता है और उसके बाद वो वहाँ पे अपने फॉरबिडन मैप का इस्तेमाल करते हुए 60 एलएम को आदेश देते हुए कहता है, 60 एलएम के लोगों मेरी बात ध्यान से सुनो, ज़ू यंग नाम के कल्टीवेटर बहुत ही तेजी के साथ तुम्हारे रेलम की तरफ बढ़ रहा है। तुम सभी लोगों को आपस में मिलकर कुछ भी करके उसे जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा और उसे खत्म करने के साथ साथ उससे एक लिस्ट भी छीनी होगी। वो लिस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर उस लिस्ट में ऐसा क्या होगा जिसे पाने के लिए डार्क टेबल लॉर्ड इतना ज्यादा मरा जा रहा है? गैस करके कमेंट जरूर करना। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि डार्क टेबल लॉर्ड वहाँ पे अपनी डिमोनिक हिप्नोटाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे 60 एलएम को अपने कंट्रोल में ले चुका था और अब एक तरह से पूरा का पूरा 60 एलएम ऐसा ज़ू यंग का दुश्मन बन गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को 60 एलएम के अंदर स्नेक ट्राइब के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्नेक ट्राइब का लीडर अपनी सारी आर्मी को इकट्ठा करते हुए उन्हें आदेश देते हुए कहता है, सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ, अगर तुम लोगों को वो ज़ू यंग कहीं पे भी दिखाई देता है तो उसे उसी समय खत्म कर देना। और ये सब कुछ वापस सिर्फ स्नेक ट्राइब के अंदर ही नहीं चल रहा था, बाकी सभी छोटे बड़े क्लैंस के अंदर भी सभी लीडर्स अपनी अपनी आर्मी को इकट्ठा करते हुए उन्हें आदेश देते हुए कह रहे थे, ज़ू यंग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें कुछ भी करके उसे पकड़ते हुए डार्क टेबल लॉर्ड के हवाले करना होगा। अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हमारे क्लैन को कितना ज्यादा फायदा होगा। तो ये हमारे क्लैन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अपने लीडर्स की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि उनकी आर्मी भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही थी, हाँ हम ज़ू यंग को किसी भी हाल में पकड़ेंगे। एक तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरे 60 एलएम के अंदर ऐसा ज़ू यंग का नाम ही गूंज रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को डीप स्काई यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा ज़ू की स्टारशिप बहुत ही तेजी के साथ 60 एलएम की तरफ ही आगे बढ़ रही थी और ऐसा ज़ू वहाँ पे हमेशा की तरह स्टारशिप के ऊपर अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। तभी बनने करो वहाँ पे ऐसा ज़ू के लिए बैम्बू टी तैयार करके उनके पास लाते हुए उनसे कहता है, एंसेस्टर इस चाय को टेस्ट करके देखिए, इसे स्पेशली मैंने आपके लिए तैयार किया है। हालांकि एंसेस्टर ज़ू उस चाय को देखकर उसे टेस्ट तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन बनने करो वहाँ पे इतनी मासूमियत के साथ एंसेस्टर ज़ू को वो चाय सर्व करता है कि एंसेस्टर ज़ू भी उसे लेने से वहाँ पे खुद को नहीं रोक पाते। इसलिए एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कुछ सोचकर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस चाय को ले लेते हैं। जो देखकर तो पीछे की तरफ मौजूद मिस निंगजू और बाकी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे लिंगो की एंट्री होती है, जो कि 60 एलएम की खबर लाने के लिए पहले आगे बढ़ गया था। वो वहाँ पे आते साथ ही एंसेस्टर ज़ू को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, एंसेस्टर 60 एलएम के अंदर चारों तरफ आपके ही चर्चे चल रहे हैं, इवन बड़े बड़े क्लैंस ने मिलकर आपको खत्म करने के लिए अपनी खतरनाक आर्मी को चारों तरफ फैला रखा है। उन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको खत्म करते हुए उस लिस्ट को छीनना जो मास्टर जूजियान ने आपको दी है। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू के फेस के ऊपर आई हुई कोल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लियू जिन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, वो बस एक लिस्ट ही तो है, आखिर उसे पाने के लिए 60 एलएम इतना ज्यादा उतावला क्यों हुआ जा रहा है? मुझे तो इस सब के पीछे कुछ गड़बड़ लग रही है। लियू जिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी भी वहाँ पे आगे बढ़कर अपने दिमाग के गोले दुलाते हुए कहता है, हो सकता है उस लिस्ट के अंदर 60 एलएम को कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनसे ये काम कोई और करवा रहा हो। तभी हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत, वो लोग मेरे बॉस को टारगेट करने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। मेरे बॉस को टारगेट करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है, इसलिए अब उन लोगों का सामना मैं डीमन किंग के साथ करवाऊंगा। तभी एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, कुछ लोगों को मरने
की बहुत ज्यादा जल्दी होती है और मुझे लगता है 60 LM के लोगों को भी मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। उन्हें किसी भी हालत में वो लिस्ट चाहिए ना, तो चलो हम खुद जाकर उन्हें वो लिस्ट लेकर आते हैं। और ये कहकर एसेटजू अचानक से ही वहाँ पे अपनी डिवाइन स्टारशिप की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को कीजे इमोर्टल डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल किसी गांव की तरह का दिखाई दे रहा था। वहाँ पे मौजूद सभी लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ ही थे कि तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है एसेटजू की डिवाइन स्टारशिप की। जैसे देखते ही वहाँ पे मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस स्टारशिप की तरफ ही चला जाता है। तभी अचानक से एसेटजू की डिवाइन स्टारशिप के अंदर से बहुत ही ज्यादा तेज डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा वहाँ पे उस गाँव के अंदर आके गिरती है, जो देखकर सभी गाँव वाले वहाँ पे घबरा कर खुद को बचाने के लिए पीछे पीछे हो जाते हैं। और जब वो एनर्जी वहाँ पे खत्म हो जाती है तो हम देखते हैं कि सभी गाँव वाले वहाँ पे अपने अपने घुटनों पे आ चुके थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि अभी तक भी वहाँ पे नहीं झुका था, उसके पिता उसे पकड़ते हुए जबरदस्ती वहाँ पे झुका देता है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे उस डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर से एसेटजू वहाँ पे अपने डिसेबल्स के साथ निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर गाँव वालों को लगता है कि शायद बीस्ट किंग वहाँ पे आ गया है। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, बीस्ट किंग आपका हमारे गाँव में स्वागत है। लेकिन जब वो सभी अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे अपने सामने इंसान खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, ये तो हमारी तरह इंसान ही लग रहे हैं। और ये कहकर गांव का लीडर वहाँ पे खड़ा होकर गुस्सा होते हुए कहता है, वो कल्टीवेटर्स जिनके पास बीस्ट फॉर्म नहीं होती वो बस आप मोटल कल्टीवेटर्स होते हैं या फिर बीस्ट कल्टीवेटर्स के गुलाम है। और ये कहकर वो लीडर वहाँ पे गुस्सा होकर एसेटजू और उनके डिसेबल से सवाल करते हुए पूछता है, कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग अपने मालिक की स्टारशिप को चुरा कर भागे हो? जल्दी से अपना मुंह खोलो वरना तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे एसेटजू और उनके डिसेबल्स में से उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन तभी बर्निक्रो आगे बढ़कर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने की? वहीं बर्निक्रो को देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सभी लोग बीस्ट कल्टीवेटर्स ही हैं, बस इन लोगों ने यहाँ पे खुद को छुपाने के लिए इंसानों का रूप ले रखा है। उनका वालों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियोजियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो बर्निक्रो ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो हमें इन सब के सामने एक्सपोज ही कर दिया। लियोजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, बर्निक्रो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये रूप मत लो, अगर तुमने ये रूप लिया तो सभी लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। देखा अब हो गई ना गड़बड़। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ बर्निक्रो वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी गाँव वालों को तो वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि ये सभी लोग वाकई में ही बीस्ट कल्टीवेटर्स है, जिन्होंने बस खुद को छुपाने के लिए इंसानों का रूप ले रखा है। इसलिए वो सभी लोग जल्दी से दोबारा वहाँ पे उनके सामने झुकते हुए कहते हैं, बीस्ट किंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी इज्जत में आपके सामने झुक रहे हैं, प्लीज हमारी वॉरशिप को एक्सेप्ट कीजिए। अब ये देखकर तो बर्निक्रो वहाँ पे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि भले ही वो गाँव वाले बर्निक्रो को बीस्ट किंग समझ रहे थे, लेकिन एसेटजू और उनके डिसेबल्स को वो लोग अभी तक भी वहाँ पे बीस्ट किंग का गुलाम समझ रहे थे। और तभी गाँव का लीडर वहाँ पे आगे बढ़कर उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, बेवकूफो तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि हेवनली ईगल ट्राइब के यंग मास्टर यहाँ पे आ रहे हैं? हम उनके आने से पहले उनके स्वागत की तैयारियां कर लेते। और ये कहकर गांव का लीडर वहाँ पे बर्निक्रो के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मान बीस्ट किंग आपका हमारी कीजिए इमोर्टल डोमेन के अंदर स्वागत है, हम वाकई बहुत ज्यादा लकी हैं जो आपने हमारे छोटे से गाँव के अंदर कदम रखा। और ये कहकर वो लीडर दोबारा से वहाँ पे बर्निक्रो के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा था, यूर मैजेस्टी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इस दौरान हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद लिंगू वहाँ पे अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या ये वाकई लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हैं या फिर ये लोग जानबूझकर बेवकूफ होने का दिखावा कर रहे हैं ताकि हम लोग इनके सामने केयरलेस होते हुए अपने हथियार डाल दें और उसी मौके का फायदा उठाकर ये हमारे ऊपर हमला कर सके? क्योंकि भला कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये बर्निक्रो हेवनली ईगल ट्राइब का यंग मास्टर कहाँ से दिखाई दे रहा है? हेवनली ईगल ट्राइब के लोगों के व्हाइट हेड्स और ब्लैक फीदर्स होते हैं। तुरंत हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद वो छोटा लड़का जिसे जबरदस्ती वहाँ पे झुकाया गया था, वो भी वहाँ पे अपने पिता को समझाते हुए कहता है, फादर ये आप लोगों को हेवनली ईगल ट्राइब का यंग मास्टर कहाँ से दिखाई दे रहा है? उनके तो सर सफेद और काले पंख होते हैं, ये मुझे एक ईगल नहीं बल्कि एक क्रो दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे आगे वो बच्चा वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उसका पिता वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि गांव का लीडर भी वहाँ पे इसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम जानते ही क्या हो? अब क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम हमें समझाओगे? और ये कहकर गांव का लीडर वहाँ पे घबराते हुए बर्निक्रो से कहता है, यूर मैजेस्टी प्लीज इसे माफ कर दीजिए, छोटा बच्चा है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि बाद में मैं इसे जरूर से सबक सिखाऊंगा, प्लीज आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिएगा। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे उसको पार करते हुए सीधा उस बच्चे के पास चला जाता है, जो देखकर तो उस बच्चे का पिता वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे बर्निक्रो के सामने अपना सर झुकाते हुए कहने लगा था, प्लीज यूर मैजेस्टी इसे माफ कर दीजिए, ये छोटा बच्चा है इसलिए नादानी में कुछ भी बोल गया, प्लीज इसकी जान को बख्श दें। लेकिन बर्निक्रो वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, बच्चे तुम तो काफी ज्यादा समझदार दिखाई दे रहे हो। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन गाँव वालों को वहाँ पे एक और झटका लगता
लगता है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके योर मैजेस्टी ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ द लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट, जिसे हेवनली डिवाइन क्रो के नाम से जाना जाता है। और अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ बर्नी क्रो वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फायर वर्क करना शुरू कर देता है और उसका वो फायर वर्क उसके इंट्रोडक्शन को और भी ज्यादा कूल बना देता है। इवन हम देखते हैं कि वो बच्चा तो खुशी के मारे उछलने लगा था। इवन वो बच्चा तो एक्साइटेड होते हुए कहता है, योर मैजेस्टी आप तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, मेरा ड्रीम है कि मैं भी एक दिन आपकी तरह बनूं। उस बच्चे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजु के सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। हम देखते हैं कि बर्नी क्रो भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा जज्बा कमाल का है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम एक दिन जरूर से पावरफुल बनोगे, ना कि इन सभी बेवकूफों की तरह। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। इस दौरान हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद मिस निंग यू वहाँ पे ऐसा तजु से कहती है, सिस्टर ये गाँव के लोग तो बीस्ट कल्टिवेटर्स को बहुत ज्यादा मानते हैं और वाकई दिल से उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है। मिस निंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजु उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, अभी इसके बारे में पता चल जाएगा क्योंकि एक बीस्ट कल्टिवेटर इसी तरफ आ रहा है। ऐसा तजु का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बीस्ट कल्टिवेटर की एंट्री होती है जो कि अपनी खतरनाक एंट्री से पूरी के पूरी गांव को हिला देता है। उसकी खतरनाक एंट्री को देखकर हम देखते हैं कि सभी गांव वाले वहाँ पे थर थर कांपने लगे थे। और इस दौरान हमें जानने को मिलता है कि ये बीस्ट कल्टिवेटर काऊ ट्राइब का लीडर है, जिसे देखकर गाँव का लीडर वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से उस काऊ लीडर के पास चला जाता है और घबराते हुए उससे कहता है, योर मैजेस्टी आप आपने यहाँ पे आने की तकलीफ क्यों की, अगर आपको हमसे कोई काम था तो आपने हमें बुला लिया होता। और ये कहकर गाँव का लीडर वहाँ पे उस काऊ लीडर का अपने गाँव के अंदर स्वागत करता है, जो देखकर काऊ लीडर भी वहाँ पे उससे खुश होते हुए कहता है, तुमने काफी अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है। काऊ लीडर कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि ऐसे तजु के सभी डिसेबल्स की नजर भी वहाँ पे उसके ऊपर चली जाती है, जबकि वो काऊ लीडर भी वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को बहुत ही गौर से देखते हुए गाँव के लीडर से कहता है, बहुत अच्छे, तुम सभी लोग काफी जल्दी जल्दी इंप्रूव कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सभी लोग बहुत ही जल्द अपनी अपनी बीस्ट फार्म को अवेकन करते हुए उसे मास्टर कर लोगे। काऊ लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गाँव का लीडर तो वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो वहाँ पे उसकी और भी ज्यादा चापलूसी करने लगा था। वहीं काऊ क्लैन के उस लीडर को देखकर डोंगमी को सोचते हुए कहता है, तो ये काऊ क्लैन का लीडर है, जिस पे ल्यूजियन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये दिखने से एक टाइगर की तरह क्यों लग रहा है। लेकिन इस बात का जवाब तो वहाँ पे उनमें से किसी के पास भी नहीं था। और तभी काऊ क्लैन का वो लीडर वहाँ पे अपने पास एक पेंटिंग को बाहर निकालते हुए कहता है, इस पेंटिंग को गौर से देखो, ये है क्रिमिनल जू यांग, जो कि आज तक न जाने कितने ही लोगों को मार चुका है। इवन नाइन्थ एलम से लेकर वो 7th एलम तक सभी को अपने कंट्रोल में ले चुका है और अब उसका अगला टारगेट हमारा 60 एलम है, इसलिए हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ना होगा। और क्योंकि ये एक इंसान है इसलिए ये काम तुम लोगों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। जिस पे गांव के कुछ लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, सारे इंसान तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, तो फिर भला हम उन लोगों में से ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये क्रिमिनल जू यांग है। ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बेवकूफ तो आज तक मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं, लेकिन इन गाँव वालों का और काऊ क्लैन के लीडर का अपना एक अलग ही लेवल है। इस दौरान हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे आके बढ़कर ऐसा तजु के पोर्ट्रेट को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे मुस्कुराते हुए ऐसा तजु से कहता है, सिस्टर हम सभी लोग एक बार फिर से क्रिमिनल्स बन गए। तभी बर्नी क्रो भी वहाँ पे ऐसा तजु के पास आकर एक्साइटेड होते हुए उन्हें बताता है, बॉस इस बार इन लोगों ने आपका पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, लेकिन उन बेवकूफों को तब भी ये बात समझ नहीं आ पाती कि वो लोग जिस जू यांग को ढूंढ रहे हैं वो उनके सामने ही खड़ा है। तभी काऊ क्लैन का लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जब तक हम जू यांग को सबक नहीं सिखा देते ये नहीं सुधरने वाला, इसलिए हमें कुछ भी करके इसे यहाँ पे पकड़ना ही होगा और तुम में से जो कोई भी इसे पकड़ेगा उसे तो ऐसे माला माल कर दिया जाएगा। चलो मैं और ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए तुम लोगों को रिवार्ड के बारे में बता ही देता हूँ। तो तुम में से जो कोई भी जू यांग को ढूंढ निकालेगा उसे रिवार्ड के तौर पर 20,000 शेंग युआन ग्रासेस दी जाएंगी। काऊ क्लैन लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, जो देखकर तो काऊ क्लैन लीडर को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इस तरह से चुप क्यों कर गए। तभी अचानक से वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, 20,000 शेंग युआन ग्रासेस, ये तो वाकई बहुत बड़ा रिवार्ड है। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे आपस में खुसर फुसर कर ही रहे थे कि तभी पीछे की तरफ मौजूद बर्नी क्रो वहाँ पे वो छोटे से बच्चे से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर ये इस रिवार्ड के बारे में सुनकर इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गए, क्या वाकई ये रिवार्ड इतना ज्यादा बड़ा है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हम लोगों को ऐसे ही रिवार्ड दिए जाते हैं क्योंकि ये बीस्ट कल्टिवेटर्स हम लोगों को गधे घोड़े समझते हैं, इसलिए ये लोग हमें हमारे खाने के लिए ग्रासेस का रिवार्ड दे रहे हैं। उस बच्चे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ल्यूजियन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, तो काऊ क्लैन का लीडर जिस ग्रास की बात कर रहा है क्या वो मामूली ग्रास है। जिस पे वो छोटा बच्चा हाँ में अपना सर हिला देता है। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि ऐसा तजु के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे झटका सा लगता है और ल्यूजियन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो ये लोग यहाँ पे मामूली से घास को हासिल करने के लिए अपनी जान तक को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। ल्यूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है, यह भला किस तरह का घटिया सा रिवार्ड है, कोई भला इतना ज्यादा कंजूस कैसे हो सकता है। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए काऊ क्लैन के उस लीडर से कहता है, तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो। इवन बर्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए ये सब इतना जोर से बोलता है कि उसकी आवाज पूरे यूनिवर्स के अंदर गूंजने लगती है।
बार निकरो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काउ क्लैन के लीडर का ध्यान भी वहाँ पे उसी की तरफ चला जाता है और जब वो पलट कर वहाँ पे उन लोगों की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे एक झटका सा लगता है और वो अपने उस पोर्ट्रेट को वहाँ पे लोगों के साथ मिलाने की कोशिश करने लगा था। वो पहले तो कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम लोगों का चेहरा इससे बिल्कुल भी मिलता जुलता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो कल्टीवेटर्स जो कि अपनी बीस्ट फार्म को समन नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को हमारे 60 एलएम के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम लोग आउटसाइडर्स हो और बिना किसी को बताए बगैर यहाँ पे घुस आए हो। आज से पहले आज तक कोई भी आउटसाइडर हमारे 60 एलएम के अंदर नहीं घुसा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ आउटसाइडर्स हमारे केजी इमॉर्टल डोमेन के अंदर घुस आए हैं। इसका मतलब है कि जरूर से तुम लोगों का ज़ूयियांग के साथ कोई न कोई ताल्लुक होगा। अब बताओ, ये तो गाँव वालों से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। इसने अपने हाथ में एसाटजू का पोर्ट्रेट पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी वो अपने सामने खड़े हुए एसाटजू को नहीं पहचान पा रहा। क्या कभी आप लोगों का ऐसे किसी बेवकूफ के साथ सामना हुआ है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर तभी काउ क्लैन का लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए एसाटजू और उनके डिसेबल से कहता है अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, और ये कहकर वो वहाँ पे गाँव के लोगों को आदेश देते हुए कहता है जल्दी से आगे बढ़ते हुए इन सभी को पकड़ लो। लेकिन काउ क्लैन के लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है। कोई भी वहाँ पे उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि काउ क्लैन का वो लीडर वहाँ पे वो से उन लोगों को घूरते हुए कहता है जल्दी करो, अब क्या तुम लोगों को यहाँ पे इन्विटेशन दूं? काउ क्लैन लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गांव वाले बेचारे वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं ये हमेशा अपने घटिया काम हम लोगों से ही करवाता है, और सबसे गंदी बात तो ये है कि इसमें जो भी बेनिफिट होता है उसे भी ये खुद ही ले लेता है। नहीं, अब मैं ये गंदा काम और ज्यादा नहीं करने वाला, बेशक तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो। और ये कहकर वो कल्टीवेटर चुपचाप वहाँ पे नीचे जमीन पे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए काउ लीडर से कहता है अब मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा काम नहीं करने वाला। अब अपने लोगों को वहाँ पे इस तरह से बगावत करते हुए देखकर गाँव का लीडर वहाँ पे गुस्से से उस कल्टीवेटर के पास आते हुए कहता है अगर ट्राइब लीडर हम लोगों को कुछ करने का आदेश दे रहे हैं तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि डोमी वहाँ पे आगे बढ़कर उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे सीधा ऊपर आसमान में भेज देता है, और साथ ही साथ वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है मुझे तुम्हारे जैसे चपलूस लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंगमी के ऐसे खतरनाक पंच को देखकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे से घबराने लगे थे। तभी पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एसाटजू वहाँ पे कोल्टून के साथ काउ लीडर से सवाल करते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं तुम्हें ज़ूयियांग का साथी लग रहा हूँ? जिसपे वो काउ लीडर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है अबे तू मुझे जानता नहीं है क्या? मैं कभी भी गलत नहीं होता, एक बार मैंने जो कह दिया वही सच होता है। और ये कहकर वो दोबारा से वहाँ पे एसाटजू वाले पोर्ट्रेट को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे एसाटजू के साथ मैच करते हुए कहता है देखो ज़ूयियांग का क्राउन बिल्कुल तुम्हारे क्राउन की तरह दिखाई दे रहा है, इवन इसके बाल भी तुम्हारी तरह दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़े बड़े कॉलर्स ये भी तुमसे मेल खाते हैं। और ये कहकर जब वो वहाँ पे एसाटजू के पोर्ट्रेट को होश से देखता है तो वो वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है ये क्या? इसकी तो हर एक चीज तुम्हारे साथ मेल खा रही है, इसका मतलब है कि तुम ही ज़ूयियांग हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर गुस्से से वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लैन के अंदर अपने ये गंदे कदम रखने की? और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी बीस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एसाटजू की चारों तरफ बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगा था। और घूमते घूमते वो वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर जैसे एसाटजू को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एसाटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर को आगे कर देते हैं, और जैसे जाकर बेचारे उस काउ लीडर का पंच एसाटजू की फिंगर के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो बेचारा उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरता है। लेकिन एसाटजू तो वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पल के लिए पूरा का पूरा टाइम ही फ्रीज हो गया था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे उस बीस्ट लीडर के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर गिरता है कि वो बेचारा सीधा वहाँ पे नीचे जमीन के साथ चिपक गया था। हालांकि बेचारा वो लीडर वहाँ पे उठने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जितनी ज्यादा वो उठने की कोशिश कर रहा था वो उतना ज्यादा ही नीचे जमीन के साथ चिपकता जा रहा था। अपने लीडर की ऐसी हालत देखकर गाँव के सभी लोग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि काउ लीडर भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था ये तो यहाँ पे अपनी बीस्ट फार्म तक को भी समझ नहीं कर पा रहा, उसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है और इतना ज्यादा टेरिफाइंग और प्रेशर कैसे समझ कर पा रहा है। और ये कहकर जब वो वहाँ पे सामने खड़े हुए एसाटजू की तरफ देखता है तो अब उसे भी वहाँ पे अपने मन ही मन में एसाटजू से डर लगने लगा था। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एसाटजू वहाँ पे मास्टर जू जियान की दी हुई लिस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर वो काउ लीडर वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है चुपचाप इसे मेरे हवाले कर दो। काउ लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं क्या वाकई तुम इसे हासिल करना चाहते हो? जिस पे बेचारा वो काउ लीडर वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि उसके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ता है कि वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, और उसी के साथ वहाँ पे उसका खेल खत्म हो गया था। लेकिन जैसे काउ लीडर की वहाँ पे मौत होती है तो उसकी बॉडी से एसाटजू को वहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है। उस डिवाइन एनर्जी को देखकर एसाटजू के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सबसे बड़ा झटका तो वहाँ पे लिंगू को लगा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर टियान एसेट को और क्या कर रहा है? तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे टियान एसेट का कोई और भी डिसेबल मौजूद है? जिसका जवाब तो सिर्फ एसाटजू ही दे सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि एसाटजू तो खुद गहरी सोच में थे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।